हेलो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री से वैद्युत रसायन चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर आज हम बात करने वाले हैं बैटरी के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे बैटरी के बारे में कि बैटरी क्या होती है, साथ में प्राथमिक बैटरी या फिर प्राथमिक सेल के बारे में बात करने वाले हैं। प्राथमिक सेल को दो प्रकार से क्लासिफाई किया हमने, शुष्क सेल या फिर लैक्लांश सेल, इसके बारे में बात करेंगे। मरकरी सेल के बारे में बात करेंगे। ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैटरी, अगर मैं बात करूं बेटा बैटरी की, तो बैटरी क्या होती है? अगर बैटरी की बात की जाए तो बैटरीज क्या होती है बेटा? जब हम एक से ज्यादा सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, जब हम एक से ज्यादा सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वो जो हमें एक नया रूप मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बैटरी कहते हैं। तो बैटरी क्या है? जब एक से ज्यादा सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसे हम बैटरी कहते हैं। अब ये जो बैटरी है वो दो प्रकार की होती है बेटा, एक तो प्राइमरी बैटरी मतलब प्राथमिक बैटरी, और एक होती है हमारे पास सेकेंडरी बैटरी मतलब द्वितीयक बैटरी। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे प्राथमिक बैटरी, और प्राथमिक बैटरी को दो प्रकार से क्लासिफाई किया है, मैंने बताया आपको। वो दो प्रकार क्या है बेटा? शुष्क सेल, दूसरा हमारा क्या था बेटा? मरकरी सेल। मरकरी सेल, तो इन चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बैटरी को देखते हैं बेटा सबसे पहले कि बैटरी क्या होती है। तो मैंने अभी आपसे कहा बैटरी क्या होती है? जब हम एक से ज्यादा सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वो जो नया रूप मिलेगा वही किसका होता है? बैटरी का होता है। बैटरी के अंदर क्या होती है? रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। ये रिडॉक्स का मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनते रहना। रिडॉक्स रिएक्शन, इसका मतलब होता है कि जब किसी सेल के अंदर या कहीं पर भी ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता हो तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं बेटा। ऑक्सीकरण कहां पर होता है? ऑक्सीकरण होगा एनोड पर, और अपचयन कहां होता है बेटा? अपचयन होता है कैथोड पर। ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर होता है, जो एनोड का काम कर रहा होगा उसका ऑक्सीकरण होगा बेटा, और जो कैथोड का काम कर रहा होगा उसका अपचयन होगा। तो इसके अंदर क्या होती है? एक रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, और उस रिडॉक्स अभिक्रिया को बैटरी कन्वर्ट करती है उसकी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। किसमें बेटा? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, उसको हम बैटरी कहते हैं। जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती हो? वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती हो, उसको हम क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। तो बैटरी की कुछ बातें मैंने आपको बताई है, तो चलिए देख लेते हैं बैटरी के बारे में। बैटरियों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। वास्तव में बैटरी में एक या एक से अधिक सेल श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती है। कौन से क्रम में बेटा? श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती है। यह एक गैल्वनिक सेल है जो रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। गैल्वनिक सेल भी तो यही काम कर रही थी कि रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट कर रही थी? वैद्युत ऊर्जा। तो बैटरी भी वही काम करती है। अच्छा, प्रायोगिक उपयोग के लिए बैटरी को हल्की हो, आकार में छोटी होनी चाहिए, एवं प्रयोग में लाते समय इनकी वोल्टता में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एकदम से वोल्टेज गिर गई तो ऐसा नहीं हो कि जब हम उसको यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी वोल्टता एकदम नहीं गिरनी चाहिए। अच्छा, बैटरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है बेटा, एक प्राथमिक बैटरी और एक द्वितीयक बैटरी।
आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राथमिक बैटरी के बारे में। चले आगे। बहुत बढ़िया। प्राथमिक बैटरी या फिर प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल क्या होती है? ऐसी सेलें जिनको हम आवेशित नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते बेटा। एक बार हम जब इनको उपयोग करते हैं तो उपयोग करने के बाद हम इनको फिर फेंक देते हैं, इनको दोबारा से हम चार्ज नहीं करते। ऐसी बैटरी को हम क्या बोलते हैं, या ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल कैसी सेल होती है? जिनको हम क्या नहीं करते, हाँ, रिचार्ज नहीं करते हैं, या जो एक ही डायरेक्शन में अभिक्रिया चलती है, जिनमें बेटा, जिनमें एक ही दिशा में अभिक्रिया होती है, एक ही दिशा में क्या होती है बेटा? अभिक्रिया होती है, एक ही डायरेक्शन में अभिक्रिया होती है, एक ही डायरेक्शन में, जिनको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते, जिनकी रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, प्राथमिक सेल। जो आपने देखा भी होगा, वॉच का सेल प्राथमिक सेल हुआ करता है। आपने देखा होगा जो घंटे वगैरह होते हैं उसका सेल भी क्या होता है बेटा? हाँ, प्राथमिक सेल हुआ करता है। चले आगे बेटा, तो देख लेते हैं इसको हम। देखें, वह सेल जिसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है प्राथमिक सेल कहलाती है। जिनको हम आवेशित नहीं कर सकते क्या कहलाती है? प्राथमिक सेल कहलाती है। इन सेल में अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है, एक ही डायरेक्शन में होगी रिएक्शन, अर्थात अभिक्रिया को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, रिवर्स नहीं कर सकते हम रिएक्शंस को। अच्छा, ऐसी सेलें जो है ना प्राथमिक सेल, वो दो प्रकार की होती है, एक शुष्क सेल और एक मरकरी सेल। तो शुष्क सेल, मरकरी सेल इस प्रकार की बैटरियों के उदाहरण है। ये जो शुष्क सेल है बेटा, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो शुष्क सेल के बारे में आपका यूज भी पता हो, और साथ कहाँ यूज करते हैं हम शुष्क सेल को, साथ में आपको शुष्क सेल के बारे में संरचना, सारी बातें पता हो शुष्क सेल के बारे में। मरकरी सेल के थोड़ी कम इंपोर्टेंट होती है, आप यूज कर लेना और थोड़ी सी रिएक्शंस पढ़ लेना कि इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, वो पढ़ लेना। तो चलिए देखिए बेटा, बहुत बढ़िया। तो चलिए बेटा देखिए, शुष्क सेल और लैक्लांशियस सेल। ठीक है, हमने बात करनी है शुष्क सेल और लैक्लांशियस सेल। लैक्लांशियस जो थे, इन्होंने शुष्क सेल की डिस्कवरी करी, इसलिए इन्हीं के नाम पर हमने सेल का नाम रख दिया लैक्लांशियस सेल। इसका यूज किया जाता है ज्यादातर ट्रांजिस्टरों में, घड़ियों में, वहां पर हम यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो बेटा, शुष्क सेल को इसके आविष्कारक के नाम पर लैक्लांशियस सेल के नाम से भी जाना जाता है। यह सामान्य रूप में ट्रांजिस्टरों, घड़ियों में प्रयोग में लाई जाती है। जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनमें यूज करते हैं, जो घड़ियां होती है उनमें भी हम इसको यूज करा करते हैं। तो आइए हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं शुष्क सेल का बेटा। तो अगर मैं बात करूं शुष्क सेल की, अगर बात की जाए बेटा शुष्क सेल की, तो मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर है। ध्यान से समझना बेटा शुष्क सेल को। पहले मैं आपको बता दूं शुष्क सेल के अंदर क्या क्या होता है। अगर बात की जाए एनोड पर काम की, तो एनोड पर जो काम करता है वो ग्रेफाइट की रोड करती है, ग्रेफाइट की छड़। जो ग्रेफाइट की छड़ होगी वो काम करेगी एनोड का। बेटा ध्यान रखना इस बात को, मैं फिर बता रहा हूं, एक बात ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी सेल पढ़ेंगे, अभी हम बहुत सारी सेल पढ़ने वाले हैं, द्वितीयक सेल भी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको तीन बातें बताओ, कौन एनोड का काम करता है, कौन कैथोड का काम करता है, और तीसरी बात वैद्युत अपघट्य जो है, इलेक्ट्रोलाइट जो है, वो कौन है। तीन बातें बताओ, और फिर चौथी बात क्या बताओ बेटा कि इलेक्ट्रोडों पर जो रिएक्शंस हो रही है वो कैसी हो रही है। तो पहले अगर मैं बात करूं तो एनोड पर कौन काम करेगा, ग्रेफाइट की छड़। कैथोड पर सॉरी एनोड पर काम करेगा Zn की Zn, जिंक जो होगा वो क्या काम करेगा बेटा, एनोड का। कैथोड का कौन काम करेगा बेटा, कैथोड का काम करेगा ग्रेफाइट की छड़, ग्रेफाइट की छड़, राइट। और यहां पर जो विद्युत अपघट्य होगा, जो विद्युत अपघट्य होगा, अपघट्य, वो हमारा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और साथ में जिंक क्लोराइड का पेस्ट होगा, जिंक क्लोराइड का पेस्ट ये होगा।
अब मैं इसको बनाता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत अच्छे से। हम बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं शुष्क सेल के बारे में। शुष्क सेल या फिर लैंकलांश सेल के बारे में, राइट। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ग्रेफाइट की रोड को डालेंगे। ये ग्रेफाइट की रोड है, क्या बेटा, ये ग्रेफाइट की रोड, ध्यान से समझते रहना अच्छे से, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास जो है वो ग्रेफाइट की बेटा रोड है, क्लियर। अब ये जो ग्रेफाइट होता है, इसके ऊपर छोटा सा यहां से आपने देखा ही होगा, इस तरीके से एक नोक सी निकली रहती है। जैसे मैं अगर दिखाऊं तो ये वाली नोक, तो ये जो रोड है बेटा, ये जो रोड है वो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट है। तो काम करेगी ग्रेफाइट किसका बेटा, ग्रेफाइट की छड़ किसका काम करेगी, कैथोड का। तो ये मेरे पास है ग्रेफाइट की छड़, ग्रेफाइट की छड़ जो काम किसका करेगी, एनोड का काम करेगी। और एनोड पर होता है माइनस चार्ज, तो यहां पर कैसा चार्ज होगा बेटा, माइनस चार्ज। क्लियर है बात। अच्छा, इसके अराउंड, इसके चारों ओर बहुत अच्छे से समझना बेटा, हम यहां पर ये जो ग्रेफाइट की छड़ होगी जो काम कर रही है हमारे पास, यहां ले लेते हैं, ये रहा। इसके चारों ओर हम यहां पर, यहां पर, यहां पर हम भर देंगे मैग्नीज ऑक्साइड तथा कार्बन का पेस्ट। तो ये जो ब्लैक वाली, ये जो येलो है ना, इसके अंदर हमने क्या भर रखा है, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन पाउडर, पाउडर लिख सकते हो, राइट। हाँ, मैग्नीज ब्लैक, सॉरी मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का हमने पाउडर डाल रखा है, जो ब्लैक कलर का होता है। आप जब ओपन कर सकते हो इसको तो पता चल जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, ये जैसे ही मैंने ग्रेफाइट की रोड को इसके ऊपर क्या मल दिया, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट मल दिया। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ध्यान से समझते रहना बहुत अच्छे से। अब मैं इलेक्ट्रोलाइट लूंगा, ये रहा। ये मान लीजिए हमने क्या ले लिया बेटा, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो पिंक सा कलर है हल्का सा, यहां मैंने क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। ये हमारे पास क्या बेटा, विद्युत अपघट्य। किसका विद्युत अपघट्य है, अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस ZnCl2 का। यही तो बताया था मैंने, NH4Cl और ZnCl2, यानी कि अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट। अब ये जो कवर की कवरिंग कर रखी है, कवर जो है ये जो इसका बिल्कुल प्लेन भाग है, ये जो इसका बिल्कुल प्लेन भाग है बेटा, ये वाला, ये नीचे वाला, ये होता है हमारे पास जिंक का। ये किसका होता है, जिंक का। यहां लिख लेता हूं जिंक, Zn। और ये जो Zn का कवर होता है, ये काम करता है बेटा हमारा, ये काम करता है हमारा किसका, एनोड का। ये काम किसका करता है बेटा, एनोड का। ये एनोड का काम करता है। किसका काम करेगा, ये एनोड का। फिर से समझ लो, फिर से समझ लो, हमने इसको क्या कर रखा है, पूरी तरीके से ओपन कर रखा है। मान लीजिए मैं इसको ओपन करूं तो इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बना रखा है मैंने, इसमें समझ लेना बेटा अच्छे से। इसमें हमने एक रोड डिप करा रखी है। जब इसको आप ओपन करोगे तो आपको एक रोड मिलेगी। वो रोड किसकी है, ग्रेफाइट की छड़ है, जो काम किसका करेगी बेटा, जो काम करेगी, आई एम सॉरी, किसका, कैथोड का। जो काम करेगी किसका बेटा, कैथोड का, राइट। ये जो रोड है, ग्रेफाइट की छड़ है, ये किसका काम करेगी, हाँ, कैथोड का। ये वाला, ये जो है, ये कैथोड का काम करता है। प्लेन भाग इसका किसका काम करता है, जिंक का एक पात्र होता है, वो किसका काम करता है, एनोड का। और एनोड पर होता है बेटा नेगेटिव, कैथोड पर होता है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई थी।
अब इस रोड को मैंने क्या करा, रोड के ऊपर जैसे मान लीजिए रोड है तो इसके ऊपर पेस्टिंग कर दी। किसकी पेस्टिंग कर दी बेटा, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन की पेस्ट कर दिया, ब्लैक सा मल दिया। और फिर उसके ब्लैक के ऊपर मैंने कुछ इलेक्ट्रोलाइट लगा दिए। इलेक्ट्रोलाइट किसके, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के। और इसको कवरिंग कर दी, पूरे कोई कवरिंग कर दी किससे, जिंक से। और जिंक हमारा किसका काम, देखो ये टच नहीं है, अलग है बेटा, ये अलग है, टच नहीं है बिल्कुल नीचे से। तो ये नीचे से काम करेगा बेटा एनोड का, ऊपर से काम करेगा ये कैथोड का, ग्रेफाइट की जो रोड होगी। क्लियर बात समझ में आ गई। अब इसे देखते हम थ्योरी में। देखिए बेटा यहाँ पर ये मैंने सारी चीजें दिखा दी इसके अंदर, वहां पर दिखा दी कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है जो कि हमारे पास रोड है किसकी बेटा, ये ग्रेफाइट की। यहां भी देख लेते हैं एक बार, पॉजिटिव टर्मिनल ये किसकी है बेटा, हमारे पास ग्रेफाइट की। जो काम किसका करेगी, हमारा ये काम किसका करेगी बेटा, ये कैथोड का। और कैथोड पर हमारे पास कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। अच्छा ये जारी। अब ये जो पेस्टिंग है, ये जो पेस्टिंग है वो मैग्नीज ऑक्साइड है, MnO2 है, याद है ना, MnO2 प्लस कार्बन, मैग्नीज ऑक्साइड है। अब उसके बाद ये जो पेस्टिंग है वो इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट, जिसे मैं बोल सकता हूं NH4Cl प्लस ZnCl2 का इलेक्ट्रोलाइट होगा। ओके, अब ये जो मेरे पास इसके बाद ये जो लाइन आ रही है, ये जिंक का काम कर रहा है, जिंक एनोड है, एनोड पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव पोल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको, आप बना सकते हो डायग्राम वहां से। चले आगे, बहुत बढ़िया। अब इसकी संरचना देखो बेटा, इसकी संरचना चेक करो बेटा, ध्यान से सुनो। इस सेल में जिंक का एक पात्र होता है, मैंने बताया इस सेल में क्या होता है, जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य भी करता है, एनोड का काम भी करेगा। कार्बन जो ग्रेफाइट है की छड़ जो चारों ओर से मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 तथा कार्बन के मिश्रण से घिरी होती है, किसका काम करती है बेटा, कैथोड का कार्य करती है। अच्छा, इलेक्ट्रोडों के बीच, जो इलेक्ट्रोड है उसके बीच जो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड है, इनके नम पेस्ट से भरा रहता है, वो नम पेस्ट से भर देंगे। इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया निम्न है। अब ये रिएक्शंस देखनी है तो सारी चीजें आपको परफेक्ट समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया देख लेते हैं बेटा, चेक करो अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से चेक करो। अगर मैं बात करूं एनोड की, एनोड पर, तो एनोड पर एनोड का काम कर रहा था बेटा जिंक, Zn। अब आपको पता है एनोड पर मैंने स्टार्टिंग बताया था, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। तो Zn क्या काम करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और कन्वर्ट होगा Zn डाई पॉजिटिव में। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर होना है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। तो Zn क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 2 और कन्वर्ट हो जाएगा Zn डाई पॉजिटिव। एनोड पर तो बस ये होगा। कैथोड की अगर मैं बात करूं, कैथोड की, तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड का काम ग्रेफाइट की रोड कर रही है, लेकिन ग्रेफाइट पर हमने क्या लगा रखा है, मैग्नीज ऑक्साइड, चेक कर सकते हो। तो मैग्नीज ऑक्साइड, ध्यान से समझना बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, क्योंकि कैथोड पर अपचयन होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और साथ में हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है NH4 प्लस वो भी होगा। अब यहां से जो NH4 प्लस है वो यहां से NH4 प्लस एक H प्लस रिलीज करेगा और कन्वर्ट होगा NH3 प्लस H प्लस में। ध्यान से समझते रहना, बहुत परफेक्ट समझ में आएगी। NH4 प्लस क्या रिलीज करेगा, H प्लस और NH3। अब ये जो H प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और H में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, H में। और ये जो हाइड्रोजन है वो जुड़ जाएगी ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो अब यहां पर क्या होने वाला है बेटा, MnO एक ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगी, हाइड्रोजन। तो MnO और एक ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगी, हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन। साथ में यहां से बाहर निकल गया बेटा हमारा अमोनिया NH3, निकला है नहीं निकला। अब ध्यान से समझना बेटा, यहां पर ये था +4 ऑक्सीडेशन में, इसकी ऑक्सीजन संख्या +4 थी, +4 में, और यहां पर ये है +3।
तो मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या घट रही है, मतलब मैग्नीज का अपचयन हो रहा है। ये +4 से कहां जा रहा है बेटा, +3 में जा रहा है। देखो इस चैप्टर के अंदर मैंने ये सारी बात बता दी आपको, कब ऑक्सीकरण होता है, कब अपचयन होता है, सब बता दिया मैंने आपको। तो ये +4 से कहां जा रहा है, +3 में जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा होगा, अपचयन। अब ये जो अमोनिया है ये तो गैस है, और अगर गैस सेल के अंदर होगी, बंद होगी, तो प्रेशर लगाती रहेगी, तो इसका मतलब सेल तो फट जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, तो होगा क्या बेटा, ये जो Zn डाई पॉजिटिव है, ये जो Zn डाई पॉजिटिव, पहले सेल की रिएक्शन लिख लेते हैं, सेल रिएक्शन लिख लेते हैं, नेट रिएक्शन लिख लेते हैं। नेट रिएक्शन लिखो बेटा। अब मुझे इलेक्ट्रॉन को कट करना है, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को कट करने के लिए मैं इस समीकरण में किससे गुना कर दूंगा, 2 से। 2 से गुना करो और जोड़ दो, तो यहां पर मुझे मिलेगा Zn प्लस 2 से गुना करूंगा तो 2MnO2। 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे बेटा, क्योंकि 2 से गुना इलेक्ट्रॉन में जाएंगे तो उधर भी 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। और यहां पर क्या बचा बेटा, 2NH4 प्लस तीर का निशान। इधर हमारे पास बच रहा है Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 से गुना होगी तो 2MnOOH, और साथ में इधर बच रहा है 2NH3। ये नेट रिएक्शन है बेटा, ये नेट रिएक्शन है, ये हमारी क्या है, नेट रिएक्शन ये हो रही है। अब आप देख रहे होंगे यहां पर कंटिन्यू कंज्यूम होगा NH4 पॉजिटिव। बताओ इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा घटेगी या नहीं घटेगी, क्योंकि कंज्यूम हो रहा है, NH3 में कन्वर्ट हो रहा है NH4 प्लस। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है जहां पर NH4 प्लस है वो कंटिन्यू किस में कन्वर्ट होता रहेगा, NH3 में, और वहां पर NH4 की जो कंसंट्रेशन है वो घटती रहेगी। अगर इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता घटेगी तो सेल की वोल्टेज भी घटेगी। विभव सांद्रता पे डिपेंड करता है, आप जानते हो, नष्ट समीकरण पढ़ा दी। तो कंटिन्यू क्या होगा, सेल की वोल्टेज घटेगी। तो क्या होगा बेटा, यहां पर ये जो हमारे पास ड्राई सेल है, आप देखते हो कि जब ये इसकी वोल्टेज डिक्रीज करती है, घटती है, तो क्या होता है कि घंटा टाइम गलत बताने लगता है। कभी 1 घंटा गलत बता रहा है, कभी 2 घंटे गलत बता रहा है। तो धीरे धीरे सेल क्या होता जा रहा है बेटा, हाँ डिस्चार्ज होता जा रहा है, उसकी चार्जिंग खत्म होती जा रही है। अच्छा, अब ये जो अमोनिया गैस है, ये जो अमोनिया गैस है, यहां पर क्या होगा, ये जो Zn डाई पॉजिटिव है, जो Zn डाई पॉजिटिव है, ये इस अमोनिया से रिएक्ट कर जाएगा और इसके 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के, कितने, 4 मॉलिक्यूल लेकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा ZnNH3 का 4, और ये इसका Zn का जो डाई पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा। इसको बोलते हैं जटिल यौगिक। क्या बेटा, जटिल यौगिक। लिख लेना अच्छे से, मैं साइड में लिख देता हूं, यहां जगह नहीं है। जटिल यौगिक, इसको हम क्या बोलते हैं, जटिल यौगिक। जटिल यौगिक बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो ये जो अमोनिया गैस यहां से रिलीज हो रही है, ये रिएक्ट कर जाएगा और फिर ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिससे अमोनिया गैस रिलीज नहीं होगी। अब ये जो सेल है जिसमें सेल में रिएक्शन हो रही है, जो सेल वोल्टेज बनाएगा वो 1.5 वोल्ट ही बनाता है। और जिस जो वोल्ट है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्यों करती है धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, हाँ कमी आ रही होगी इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता। बात समझ में आ गई होगी। चले आगे बेटा, बहुत रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया कैसी हो रही है, परफेक्ट समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोड पर रिएक्शंस कैसे हो रही है बेटा। Zn इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, MnO2 और NH4 प्लस, साथ में वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अमोनिया रिलीज करेगा और MnO4 का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। +4 से कहां जाएगा, +3 में। तो यही लिखा हुआ है, ध्यान दे लो। कैथोड अभिक्रिया में जो मैग्नीज है वो +4 से कहां जाता है, +3 में जाता है। समझ रहे, इस सेल का विभव कितना होगा, 1.5 वोल्ट होता है। इस सेल का जो विभव है कितना होता है बेटा, 1.5 वोल्ट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज मैंने बताया, ट्रांजिस्टरों में, घड़ियों में होता है। यूज बता दिया मैंने आपको। इलेक्ट्रोड बता दिया कि एनोड पर कौन काम करता है बेटा, एनोड का जिंक काम करेगा, कैथोड पर ग्रेफाइट की छड़ काम करेगी। विद्युत अपघट्य किसका होगा, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का होगा। सेल कितनी वोल्टेज देगा, 1.5 वोल्ट देगा। मैग्नीज ऑक्साइड की ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित होती है, कहां से कहां, +4 से कहां जाती है, +3 में जाती है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, रिवीजन करते रहना इस बात का। चलना आगे बेटा, बहुत बढ़िया।
अब बात करते हैं मरकरी सेल या फिर बटन सेल की, क्योंकि ये बटन के जैसा दिखता है मरकरी सेल, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मरकरी सेल या फिर बटन सेल। ये अगर बात की जाए तो कम इंपोर्टेंट होता है, ज्यादा इंपोर्टेंट शुष्क सेल होता है, लेकिन हम बात तो फिर भी करेंगे पूरी की। अच्छा, इसके यूज बहुत खास है, यूज पता होना चाहिए। जैसे श्रवण यंत्र होते हैं, जो एयर एड्स वगैरह होते हैं, एयर वगैरह, उसमें यूज करते हैं हम इसको, घड़ियों में यूज करते हैं, वॉच के अंदर यूज करते हैं, बटन टाइप के जो सेल होते हैं, तो यूज आपको पता हो। अच्छा, बात करते हैं हम अगर इस सेल की, तो इसको हमने काट दिया, इस सेल को हमने क्या कर दिया, काट दिया, तो ये जो हिस्सा है, ये वाला ध्यान से देखना बेटा, ये वाला जो हिस्सा है रेड वाला, वो काम करेगा एनोड का। और एनोड पर होगा कौन, इंपोर्टेंट बात तो ये है, एनोड पर होगा मरकरी ऑक्साइड। एनोड पर कौन होगा बेटा, मरकरी ऑक्साइड HgO, साथ में हम कार्बन भी ले लेंगे, लेकिन हमारे पास मरकरी ऑक्साइड होगा एनोड पर। तो यहाँ ये जो लाल भाग है वो काम करेगा मरकरी ऑक्साइड का, सॉरी ये जो लाल भाग है वो एनोड का काम करेगा, और एनोड पर कौन होगा, मरकरी ऑक्साइड। ये कवरिंग जो कर रखी है ऊपर, वो हमने एनोड कैप की कर रखी है, जो जिंक होता है, जिंक होता है ना स्टील टाइप का, हाँ, वो एनोड कैप की हमने कवरिंग कर रखी है। और ये जो नीचे वाला भाग है, ये जो नीचे वाला भाग है बेटा, ये जो नीचे वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, ये तुम देख रहे होंगे अच्छे से, ये वाला भाग काम करेगा कैथोड का। ये काम किसका करेगा, कैथोड का। और यहां पर कौन होगा, जिंक अम्लगम। यहां पर कौन होगा बेटा, यही बात आपको पता हो, यहां पर होगा जिंक अम्लगम, ZnHg, जिंक अम्लगम। अम्लगम किसे कहते हैं, अगर बात की जाए अम्लगम की, तो अम्लगम उसे कहते हैं जब Hg के साथ किसी धातु को मिक्स किया जाता है, तो वो अम्लगम कहलाता है। अगर आपने सोडियम को मिक्स करा तो सोडियम अम्लगम, अगर Zn को मिक्स करा तो जिंक अम्लगम, अगर आपने बेटा कोई भी मेटल पोटेशियम को मिक्स करा तो पोटेशियम अम्लगम। जिस भी धातु को मिक्स करोगे Hg के साथ, वो क्या कहलाएगा, अम्लगम कहलाएगा। क्लियर, एनोड का काम पता चल गया, HgO करेगा। कैथोड का काम पता चल गया, कौन करेगा, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत बोल दिया, गलत बोल दिया भैया, उल्टा बोल रहा हूं हमेशा मैं, लेकिन कोई नहीं, पता तो चल ही जाता है आपको। एनोड का काम करेगा बेटा हमारे पास जिंक अम्लगम, और कैथोड का काम करेगा हमारे पास बेटा HgO और कार्बन। ओके, समझ रहे हो। ये जो हमारे पास ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ध्यान से देखो बेटा, ये जो लाइन है, ये कौन सी वाली लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली है, ये जो येलो दिखा रही है, ये सेपरेटर है, पृथककारी, ये सेपरेटर है। हमने एनोड और कैथोड को क्या कर रखा है, इसके थ्रू सेपरेट कर रखा है, अलग कर रखा है। और इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य डाल रखा है बेटा, क्या, विद्युत अपघट्य, क्या डाल रखा है बेटा, विद्युत अपघट्य, वो पता हो भाई। विद्युत अपघट्य किसका होगा हमारे पास, KOH होगा और ZnO होगा। विद्युत अपघट्य किस किसका होगा हमारा यहाँ पर, KOH जो कि हमें OH माइनस देगा, और ZnO होगा। ये हमारा विद्युत अपघट्य होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास बटन सेल को अच्छे से। हाँ, ध्यान सुनो, मरकरी सेल श्रावण यंत्र, घड़ियों आदि जैसी विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता वाली युक्तियों के लिए उपयुक्त होती है। इनमें जिंक मरकरी, जिसे हम जिंक अम्लगम कह रहे हैं, एनोड का, मैंने बोला है ना एनोड का, तथा HgO एवं कार्बन का जो पेस्ट होगा, HgO और कार्बन का जो पेस्ट होगा वो कैथोड का कार्य करता है। और यहाँ पर जो KOH एवं ZnO है, उसका जो पेस्ट होगा वो किसका काम करेगा, विद्युत अपघट्य का काम करेगा। क्लियर है बात। अच्छा, अब यहाँ पर हम एनोड पर और कैथोड पर रिएक्शन देखेंगे, और इस सेल का जो विभव, ये जो सेल विभव बनाएगा वो कितना बनाएगा, 1.35 वोल्ट। मैं इसलिए बता रहा हूं पहले ताकि आपको पता हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है कि बटन सेल का विभव कितना होता है, 1.35 वोल्ट। चले आगे, बहुत बढ़िया, देखते हैं हम इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया। अगर मैं बात करूं बेटा एनोड की, एनोड की, एनोड पर क्या होगा, इसे देखो, एनोड पर मेरे पास है ZnHg,
ZnHg, इसको सही करके बना लेते हैं। ध्यान से देखो बेटा, जिंक अम्लकम, जिंक अम्लकम, और वो रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोलाइट से, तो हमने लिया OH माइनस। अब आप जानते हो भाई, जानते क्या हो कि एनोड पर तो ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ये जो Zn है वो कन्वर्ट होगा Zn डाई पॉजिटिव, Zn डाई पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोलाइट से O डाई नेगेटिव लेगा और बनाएगा ZnO। क्या बनाएगा बेटा, ZnO। ध्यान से सुनते रहना, ZnO। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई होगी। यहां से क्या बनाएगा, Zn। अगर O पे यहां पर माइनस है तो H पे प्लस रहा होगा। समझो बात को, समझो बात को। मेरे पास OH माइनस है, O पे माइनस है, इसको भी H प्लस के रूप में निकाल दो, तो अब O पे 2 माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एक OH माइनस और ले लो, ये एक H प्लस और ये OH माइनस, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। तो ये O डाई नेगेटिव तो किससे मिल गया, Zn से, तो ZnO बना लिया। ये H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बनाएगा बेटा, H2O बनाएगा। अब भाई साहब ने इस Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन भी तो त्यागे थे, उन्हें थोड़े किसी ने ग्राइंड करे तो वो साथ में वो भी हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मतलब Zn का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई रिएक्शन से, देख सकते हो, अच्छे से देख लेना बेटा। चलो एक बार और बता देता हूं, ध्यान से सुनो। मेरे पास है विद्युत अपघट्य और मुझे KOH था, KOH से मुझे क्या मिलेगा, OH माइनस। अब इसका होगा ऑक्सीकरण, तो Zn कन्वर्ट होगा Zn डाई पॉजिटिव में, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये जो Zn डाई पॉजिटिव है वो विद्युत अपघट्य से मिलेगा और यहां से रिलीज कराएगा इससे H प्लस, तो O पे डाई नेगेटिव आ जाएगा। भाई OH माइनस था, एक और H प्लस निकाल दो तो एक और माइनस आ गया। अब O पे डाई माइनस, Zn पे डाई पॉजिटिव, तो ZnO बना लेगा। भाई ये रहा, ZnO बना लिया, नहीं बना लिया, ये सॉलिड होगा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठोस होगा। अच्छा, अब ये जो H प्लस है वो दूसरे OH माइनस से मिलेगा और क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। इसका मतलब मैंने यहाँ पर जो OH माइनस है वो कितने यूज करे, 2 यूज करे, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन तो है। तो ये रिएक्शन हो रही है हमारी कहां पर बेटा, एनोड पर। कहां पर हो रही है, एनोड पर। अच्छा, कैथोड पर देखो, कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर, कैथोड का काम कौन कर रहा था, Hg कर रहा था ना। अब ये जो Hg है बेटा, ये जो Hg है वो वाटर से रिएक्ट करेगा, पानी लेगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी लेगा। इलेक्ट्रॉन तो ग्राइंड करने हैं ना इसे, ध्यान से समझना बेटा। यहां पर बताओ Hg पे डाई पॉजिटिव और O पे डाई नेगेटिव होगा या नहीं होगा। अब ये HgO तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्राइंड कर लेगा भाई साहब, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Hg में कन्वर्ट हो जाएगा, और Hg होता है लिक्विड। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन Hg डाई पॉजिटिव ग्राइंड करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Hg में। हो गया नहीं हो गया, जल्दी बताओ, हो गया नहीं हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, वाटर आपको बताया कि पानी कैसे ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस। जब पानी टूटता है तो H प्लस में टूटेगा और OH माइनस में। भाई साहब ये H प्लस ये ले लेगा, और जैसे H प्लस ले लेगा तो ये भी क्या बन जाएगा, OH माइनस। मतलब यहां से मुझे एक OH माइनस यहां से मिलेगा, एक OH माइनस यहां से मिलेगा, तो फाइनली मुझे कितने OH माइनस मिल जाएंगे, 2 OH माइनस। क्या रिएक्शन समझ में आ गई बात आपको, बहुत बढ़िया। अच्छा, देख लेना बेटा, अगर नहीं समझ पा रही तो दोबारा देख लेना वीडियो को बैक करके। अब मुझे बताओ, इसको जोड़ दो, नेट देखो, नेट, नेट रिएक्शन। जब आप जोड़ोगे, जब आप जोड़ोगे बेटा, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म, H2O से H2O खत्म, 2OH माइनस से 2OH माइनस खत्म। यानी कि जितना विद्युत अपघट्य आपने यूज करा था, दो मॉलिक्यूल इतना OH माइनस के, उतने आपको वापस मिल भी गया। जितना यूज करा उतना ही मिल गया, तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता में तो कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि जितना आप यूज करा उतना ही आपको वापस मिल गया। इसलिए विद्युत अपघट्य की सांद्रता में यहाँ पर कोई कमी नहीं आने वाली। इंपोर्टेंट बात है, नोट करके रखना। चलिए पहले जोड़ लेते हैं, यहाँ पर Zn Hg प्लस HgO। अच्छा, इधर क्या बचा बेटा, इधर क्या बचा हमारे पास, ZnO सॉलिड लिख लो अगर लिखना चाहो तो, प्लस Hg लिक्विड, बाकी तो कुछ नहीं बचा। ये नेट रिएक्शन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो रिएक्शंस है इसमें विद्युत अपघट्य है ही नहीं, क्योंकि जितना मिला उतना घट गया। अब विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो मतलब वोल्टेज में भी कोई परिवर्तन नहीं आने वाला,
वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी 1.35। तो फिर ये सेल जो है वो डिस्चार्ज कैसे होता है भैया, एकदम से डिस्चार्ज होता है, ऐसे नहीं धीरे धीरे। लैग्रांज सेल जैसा नहीं डिस्चार्ज होगा कि जी डिस्चार्ज हो गया तो आज इसने मतलब 1 घंटा लेट कर दिया टाइम, 2 घंटा लेट हो गया, ये तो यार समय गलत बता रहा है, शायद सेल डिस्चार्ज हो गया होगा, चल रहा कंटिन्यू। वॉच में ऐसा नहीं होता। वॉच में क्या होता है, वॉच में क्या होता है, अगर वो डिस्चार्ज हो गया तो एकदम हो जाएगा, एकदम डिस्चार्ज होगा। वॉच में क्या होगा बेटा, एकदम डिस्चार्ज। तो इसकी जो वोल्टेज गिरती है वो धीरे धीरे नहीं गिरती, वो एकदम से गिरती है, क्योंकि इसकी बेटा जो सेल रिएक्शन हो रही है, इस सेल रिएक्शन में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप लिख सकते हो यहां पर, यह सेल 1.35 वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है। या 1.35 इस सेल का विभव, ऐसे लिख लो, इस सेल का विभव, इस सेल का विभव 1.35 वोल्ट होता है। ये बेहतर है। कितना होता है बेटा, 1.35 वोल्ट होता है। क्लियर है बात, सारी बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको बेटा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।